वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। बच्चों, आज हम आपको साहित्य सागर का चैप्टर नंबर 5 जो पोयम का है ये हम आपको पढ़ाएंगे। देखिए चैप्टर नंबर 5, इसमें मेघ आए, पाठ का नाम है मेघ आए। हाफ ईयरली के बाद अब हम लोग एनुअल का सिलेबस करेंगे बच्चों, तो पोयम में आपका ये पाठ है। पहले हम लोग लेखक के विषय में, कवि के विषय में थोड़ी सी जानकारी जानेंगे। इसके बाद हम लोग पाठ को समझेंगे। पाठ को हम आप पढ़ाएंगे और सेम टाइम हम एक्सप्लेन करेंगे पोयम को, उसका भावार्थ बताएंगे और सब बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। तो देखिए, सर्वेश दयाल सक्सेना पाठ के रचयिता हैं। ये नई कविता के विख्यात कवि श्री सर्वेश दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में 15 सितंबर 1927 ईस्वी को हुआ। सन 1965 में इन्होंने दिनमान साप्ताहिक पत्रिका के उपसंपादक के पद पर कार्य किया। इसके बाद इन्हें बच्चों की प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय मासिक पत्रिका पराग के संपादन की जिम्मेदारी मिली, जिसका अत्यंत सफलतापूर्वक वहन किया। सन 1983 में इनका आकस्मिक निधन हो गया, जो साहित्य जगत के लिए अपूरणीय क्षति थी। अपूरणीय मतलब जिसको कोई पूरा नहीं कर सकता। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं काठ की घंटियां, बांस का पुल, गर्म हवाएं, एक सूनी नाव, कुआओं नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, काव्य संग्रह, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, उपन्यास, बकरी, नाटक तथा लड़ाई कहानी, ये सब इनके जो थे सब विख्यात रचनाएं थीं। इन्होंने प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य भी लिखा। सर्वेश दयाल सक्सेना जी ने अपनी रचनाओं में बच्चों के लिए भी इन्होंने अच्छी रचनाएं की थीं। दिनमान में प्रकाशित चरखे और चर्चे स्तंभ के लिए इन्हें बहुत लोकप्रियता प्राप्त हुई। तो बच्चों, ये इनके प्रकाशन हैं, ये इनकी रचनाएं हैं और हमें इनके विषय में जानकारी प्राप्त हुई। अब हम लोग कविता पर चलते हैं। हम लोग पोयम पर आ गए, पद्य विभाग पर। इसमें पाठ का नाम है मेघ आए। इस पाठ में कवि ने मेघ माने क्या होता है बच्चों? बादल। मेघ माने बादल होता है। बादल की उपमा तुलना उन्होंने दामाद से की है। दामाद को पाहुन भी कहते हैं। तो इसमें कवि ने कल्पना की है कि जिस प्रकार से शहर से किसी का दामाद, कोई गांव का बंदा है, उसने अपनी लड़की की शादी की, उसका दामाद शहर में नौकरी करता है, रहता है, और जब वो ससुराल आता है तो किस तरह के मतलब क्या कह सकते हैं, किस तरह की लोग एक्टिविटी करते हैं, क्या प्रभाव उसका पड़ता है, किस तरह से उसका स्वागत किया जाता है, कैसी तैयारियां की जाती हैं। वैसे ही जब गर्मियों के बाद बादल आते हैं आसमान में, वर्षा ऋतु आती है, बादल आते हैं, उसी प्रकार से किसान, गांव के किसान और उनके परिवार वाले, वो लोग किस तरह से उसका स्वागत करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी दिखाई है इसमें कवि ने। और हम पाठ को जब पढ़ेंगे, एक्सप्लेन हम करेंगे, तब आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा उन्होंने इसको उससे तुलना किया है और उपमा दी है। देखिए, मेघ आए। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। बादल आए हैं बड़े बन ठन के, अर्थात बहुत तैयार होके सज धज कर। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। कवि कहते हैं कि उनके आगे आगे पहले हवा चलने लगती है ना, बादल आते हैं,
बारिश से पहले बड़ी ठंडी सी हवा चलती है पहले, तो कह रहे हैं आगे आगे नाचती गाती बयार चली, बयार माने हवा, उनके आगे आगे, मेघ के आगे आगे ठंडी ठंडी शीतल हवाएं चलने लगती हैं। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। और आपको पता है, ये तो एक्सपीरियंस हम लोगों को भी है कि जब बहुत गर्मी के बाद हम लोग परेशान रहते हैं और बादल आते हैं और ठंडी हवाएं चलती हैं, तो सभी लोग अपने खिड़की दरवाजे खोल लेते हैं कि ठंडी हवाएं। तो कह रहे हैं पाहुन जो आए हों गाँव में शहर के। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे शहर में रहने वाला दामाद, जो शहर में रहता है, वहाँ पे शहरी है, शहरी ढंग से रहता है, वो गांव में अपने गांव की ससुराल में आया हो। इस तरह से सबके गांव वालों के खिड़की दरवाजे उसे देखने के लिए खुलने लगे हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। बादल बहुत बन ठन के सज धज कर आए हैं, जैसे शहर से दामाद बहुत सज धज कर अपने ससुराल आता है। कवि कहते हैं पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। जब हवा चलने लगेगी तो हवा से पेड़ हिलेंगे, ऊपर नीचे होंगे तो झूमेंगे। तो कवि कल्पना कर रहा है, आप देखिए कितनी अच्छी कल्पना कर रहा है कि पेड़ झुक रहे हैं, जब हवा से पेड़ झुक रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, उसको कवि ने कल्पना की कि जैसे वो गर्दन उचका उचका कर, कभी पेड़ ऊपर हो रहा है कभी नीचे हो रहा है, तो मानो वो गर्दन उचका उचका कर उन्हें दामाद को जो शहर से आए हैं उन्हें देखने की चेष्टा कर रहे हों। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। और जो तेज हवाओं से जो धूल उठ रही है, उड़ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे गांव की ललनाएं जो हैं वो अपना घाघरा उठाकर, लहंगा उठाकर भाग रही हों और उनके लहंगे उठाकर भागने से धूल उड़ रही हो। ऐसी कल्पना कवि कर रहा है। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरकाए। और जैसे ही उनकी यहाँ पे उन्होंने गांव की औरतों की तुलना एक नववधू से किया है और कह रहे हैं कि मानो उनकी नज़रें उठती हैं, जब पलक को उठाती हैं तो नदी भी ठिठक जाती है। इतना सुंदर उनका दृश्य होता है। वो दृश्य जो बादल आने का और शीतल हवाएं चलने का, ऐसे लगता है कि जैसे नदी भी ठिठक गई और घूंघट सरका कर उन्हें देख रही हो। कवि कह रहे हैं मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, मानो शहर से दामाद बहुत बन ठन करके बहुत संवर के आए हों। इस तरह से मेघ आने का प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा में बादल आने पर इस तरह के गांव में प्रभाव पड़ता है। फिर कह रहे हैं बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। जिस तरह से गांव में जब दामाद, किसी के भी दामाद आ रहे हैं, तो गांव के जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो जाकर उनके स्वागत में उनका स्वागत करते हैं, आगे बढ़कर उन्हें उनका अभिवादन करते हैं, उन्हें बहुत इज्जत के साथ घर पर लाते हैं, बैठाते हैं। तो ऐसे कह रहे हैं कि पीपल जो आगे आगे उसकी डालियां झुक रही हैं, बढ़ रही हैं, तो मानो वो गांव के बड़े बुजुर्गों का रोल निभा रहा हो, उनका रोल निभा रहा है और वो जुहार कर रहा है, मतलब उनका अभिवादन कर रहा है, उनका स्वागत कर रहा है, उनके स्वागत के लिए आगे बढ़ रहा है। और बरस बाद सुध लेनी बोली अकुलाए लता होठ की वार के। कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े पेड़ हैं, पीपल के पेड़ हैं, इनमें जो लताएं लिपटी हुई हैं, वो हवा से जब कभी इधर झुक रही हैं, इधर झुक रही हैं, तो कवि कल्पना करता है कि मानो उसकी अपनी पत्नी दरवाजे के पीछे छुपकर खड़ी है और झांक कर कह रही हो कि बहुत दिन बाद तुम्हें मेरी सुध आई, अर्थात तुमने बहुत दिन बाद मुझे याद किया, बहुत दिन बाद तुम आए। बोली अकुलाए लता होठ ओट हो की वार के। यहाँ पे लता की उपमा, लता की उन्होंने उपमा उसकी पत्नी से की है, दामाद के, ठीक है। हरसाया ताल लाया पानी परात भर।
और छोटे छोटे जो तालाब हैं, छोटे छोटे जो पोखर हैं, वो इतने प्रसन्न हैं और ऐसे लग रहा है कि जैसे वो परात में पानी भर के लाए हों खुशी से उस पाहुन के अर्थात उस दामाद के पैर धोने के लिए। पहले के टाइम में बच्चों जो अगर मेहमान कोई ऐसा आता था, ख़ास मेहमान होता था, तो गांव में परात आप समझ सकते हैं, बड़ी थाली होती है ऊंची बॉर्डर की, तो उसमें जल भरकर पानी भरकर उनके पैर पखारे जाते थे, धोए जाते थे। ये एक स्वागत का तरीका होता था सम्मान देने का, ठीक है। तो कवि कह रहे हैं, हर्षाया ताल लाया पानी परात भर। ताल खुशी से इतना पागल हो रहा है, अर्थात इतनी अधिक उसके अंदर प्रसन्नता हो रही है मेघ आने की, मेघ रूपी दामाद के आने की, कि मानो ये ताल तलैया ऐसे लग रहे हैं जैसे परात में पानी हो और उसके पैर धोने के लिए लाए हों। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी चमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई सब भरम की। कवि कहते हैं कि क्षितिज अटारी अर्थात आसमान की अटारी और गहरी हो गई, कहने का तात्पर्य है उसका दरवाज़ा और गहरा हो गया, कि बादल और गहरे हो गए, बादल और घने हो गए। और तभी दामिनी दमकी अर्थात बादलों में बिजली चमकने लगी, गड़गड़ाहट होने लगी। तभी कवि की कल्पना से, कवि अपनी इस कल्पना से जाग जाता है, अर्थात उसकी कल्पना टूट जाती है बादल की गड़गड़ाहट से। कहता है, क्षमा करो बांध टूटा झरझर मलिन के अश्रु ढर के। और तेज बारिश होने लगी, बिजली की कड़कड़ाहट से तेज बारिश होने लगती है। कवि की जो ये जिस कल्पना में कवि डूबा हुआ था, ये तंद्रा उसकी टूट जाती है, अर्थात वो वास्तविकता में आ जाता है और झरझर बारिश होने लगती है, मानो आसमान के आंसू बह रहे हों धरती से मिलने के लिए। आसमान के आंसू, मेघ के आंसू, बादल के आंसू धरती से मिलने के लिए बहुत तेजी से बह रहे हों, ऐसा कवि कल्पना कर रहा है। मेघ आए बड़े बन के ठन के संवर के, बादल ऐसे बन ठन के संवर के आए हैं जैसे शहर से दामाद बहुत दिनों बाद अपनी ससुराल बन ठन के संवर के जाता है। तो बच्चों, ये आपका पाठ यहाँ पर कविता हमने एक्सप्लेन कर दिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम इस पाठ का जो वर्कबुक में प्रश्न है वो हम सॉल्व करके आपको देंगे। और आप इस वीडियो से बार बार आप इसके भावार्थ को समझिए, पढ़िए, और इससे आपको पता है इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं जो आपको उत्तर लिखने में सहायक होंगे जब आप इसके अर्थ को, इसके भावार्थ को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।